दोस्तों, आज हम आपके सामने 2015 की एक बेहतरीन थ्रिलर ड्रामा मूवी पेश करने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसी रहस्यमयी लड़की से ताल्लुक रखती है जिसे बचपन में काफी सताया जाता है। वो बड़ी होकर वैसे तो सबके सामने बहुत ही सीधी सादी बनी रहती है, लेकिन अपने साथ हुए अपराध का बदला वो ऐसे लेती है कि किसी को भनक भी नहीं पड़ती। कहानी का नाम है द ड्रेसमेकर। डायरेक्टर है जोसलिन मूरहाउस और इसकी IMDb रेटिंग है 7/10। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के छोटे से शहर डंगटार से होती है और दौर था सन 1926 का। यहाँ 10 साल की एक छोटी सी बच्ची टिली अपनी माँ मूली के साथ रहा करती है, जो वैसे तो अपने में ही खुश थी, लेकिन उन्हें गांव में कोई भी पसंद नहीं किया करता था। सभी उनसे नफरत करते थे और ऐसा क्यों है, ये आपको भी वीडियो के आखिर में पता चलेगा। टिली की माँ मॉली एक बेहतरीन ड्रेस मेकर थी, पर गांव के लोग न सिर्फ उससे चिढ़ते थे, बल्कि उसकी छोटी सी बेटी टिली के साथ भी बुरा बर्ताव करते थे। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे उसे सताते थे। सभी का मानना था कि वो और उसकी माँ पागल हैं। इस दौरान एक दिन शहर के काउंसलर इवान के बेटे स्टुअर्ट की मौत हो जाती है और वहाँ पर टिली पाई जाती है, जिसकी वजह से मौत का इल्जाम उसके ऊपर लग जाता है। बस फिर क्या था, लोगों को उस पर अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल जाता है, जिससे शहर के पुलिस सर्जेंट होराटियो उसे हमेशा के लिए शहर से बाहर निकालने की सजा सुना देते हैं। बेचारी टिली काफी रोती है और बिलखती है, लेकिन किसी को भी उसके आंसुओं पर तरस नहीं आ रहा था और आखिर में उसे अपनी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ता है। ऐसे धीरे धीरे 25 साल बीत जाते हैं। टिली का कोई अता पता नहीं था। उसकी माँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी और तभी एक रात डंगटार में एक बस आकर रुकती है, जिसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। पर ये कोई और नहीं बल्कि टिली थी, जो अपनी माँ की ही तरह एक माहिर और प्रोफेशनल ड्रेस मेकर बन चुकी थी। टिली सीधे अपनी माँ से मिलने घर जाती है, जो टिली के जाने के बाद से काफी बीमार रहने लगी थी और उसकी मानसिक स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं थी, जिनके कारण वो अपने निजी कामों को करने में भी असमर्थ थी और इसी वजह से घर की हालत किसी कबाड़ खाने की तरह हो चुकी थी। टिली अपनी माँ को सारी पुरानी चीजें याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ कुछ भी याद करने लायक नहीं है। अब टिली समझ चुकी है कि उसकी माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो पुरानी बातों को मिट्टी में डालकर अपने घर की सफाई में जुट जाती है। वो न केवल सालों से खंडहर पड़े घर को साफ करती है, बल्कि अपनी माँ को भी नहलाती धुलाती है। साथ ही साथ उनको खिलाने के लिए भी कुछ अच्छा खाना बनाती है और फिर अपनी सिलाई मशीन निकालकर कुछ नए ड्रेसेस बनाने में जुट जाती है। उधर टिली के आने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है, जिसे सुनकर हर किसी के मुंह में उदासी छा जाती है। कोई भी नहीं चाहता था कि वो शहर में वापस आए। यहाँ तक कि उसके वापस आने पर मॉली भी खुश नजर नहीं आ रही थी। कुछ दिनों बाद शहर में एक फुटबॉल मैच हो रहा होता है। ये मैच डंगटार और उसके पड़ोसी शहर विनीरेप के बीच हो रहा था। मैच में लाल जर्सी पहनी डंगटार टीम का पलड़ा भारी रहा था। तभी वहाँ एक बेहद सुंदर सी रेड ड्रेस पहनकर टिली आ जाती है, जिसको देखकर डंगटार के खिलाड़ियों का ध्यान भटक जाता है और मामला बेकार होने लगता है। ये बात डंगटार के कैप्टन टेडी को कुछ ही देर में समझ में आ जाती है और वो टिली के पास जाकर गुजारिश करता है कि वो प्लीज इस ग्राउंड से चली जाए। तुम्हारी वजह से मेरे साथी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मैच हार जाएंगे। जिस पर टिली वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे गेर्ट्रूड नाम की एक लड़की मिलती है, जो स्कूल में उसके साथ पढ़ा करती थी। गेर्ट्रूड के लुक्स की वजह से उसे कोई भाव नहीं देता था और वो विलियम नाम के एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। गेर्ट्रूड को देखकर टिली को अपने बचपन के कुछ दृश्य याद आ जाते हैं, जहाँ पर टिली स्टुअर्ट से बचने के लिए स्कूल में छुप रही होती है। तभी वहाँ गेर्ट्रूड आ जाती है और वो ये बात जाकर स्टुअर्ट को बता देती है और स्टुअर्ट टिली को पकड़ लेता है। पर इसके बाद स्टुअर्ट की मौत कैसे हो जाती है, ये टिली को अभी तक याद नहीं आ रहा था। गेर्ट्रूड का बुरा हाल देखकर टिली उसे सलाह देती है कि एक अच्छी ड्रेस किसी की भी जिंदगी बदल सकती है और फिर वो एक खूबसूरत काली ड्रेस पहनकर ग्राउंड पर वापस लौटती है, जो कि विनीरीप के खिलाड़ियों को आकर्षित करने लगती है। अब सारा खेल पलटने लगता है, जिससे डंगटार की टीम बड़ी ही आसानी से हारा हुआ मैच जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद टिली अपनी माँ को शहर में घुमाने के लिए बाहर ले जाती है और उन्हें कुछ पड़ोसियों से मिलवाती है। साथ ही साथ वो स्कूल के उस हिस्से में भी जाती है जहाँ पर स्टुअर्ट की मौत हुई थी। टिली उस दिन के रहस्य को हर मुमकिन तरीके से याद करने की कोशिश करती है, लेकिन ना जाने क्यों उसे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर स्टुअर्ट को किसने मारा। लेकिन उसे इस बात का पक्का यकीन था कि ये काम उसने नहीं किया था। शाम को टिली अपना काम करते करते अपनी माँ से कुछ बातें कर रही थी
कि तभी बातों बातों में उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे पता है तुमने ही उस लड़के को मारा था, क्योंकि जब वो मरा था तो उसकी गर्दन टूटी हुई थी। जिस पर टिली अपनी माँ से कहती है कि क्या बकवास कर रही हैं आप, मुझे अच्छे से पता है मैंने उसे नहीं मारा है और ये मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर गेर्ट्रूड आ जाती है और टिली से गुजारिश करती है कि वो एक स्पेशल ड्रेस बनाए जिसे देखकर विलियम उस पर फिदा हो जाए। टिली कहती है कि हाँ, मैं ऐसी एक कमाल की ड्रेस तुम्हारे लिए तैयार कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे सच बताना होगा कि उस दिन जब स्टुअर्ट मुझे पकड़ने के लिए स्कूल में ढूंढ रहा था तब तुमने ही मेरा पता उसे बताया था। गेर्ट्रूड कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे छुपने की जगह स्टुअर्ट को बताई थी, लेकिन एक सच ये भी है कि जब उसकी मौत हुई तो मैं वहाँ पर नहीं थी। दरअसल दोस्तों, डंगटार के फुटबॉल मैच जीतने की खुशी में शहर में बहुत ही बड़ी पार्टी रखी गई थी और गेर्ट्रूड उसी में जाने के लिए ड्रेस रेडी करवा रही थी। आखिरकार पार्टी का दिन भी आ जाता है और जो ड्रेस गेर्ट्रूड ने पहनी थी उसे देखकर सभी चकित रह जाते हैं। विलियम तो वहीं पर उसका दीवाना हो गया था, जिससे हमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि टिली का जादू काम कर गया था। कुछ दिनों बाद टिली के घर पर सार्जेंट होराटियो आते हैं। जी हाँ, वही सार्जेंट जिन्होंने आज से 25 साल पहले बेचारी नन्ही टिली को अपनी माँ से दूर कर दिया था। पर सार्जेंट आज एक हकीकत बताने के लिए वहाँ पर आए थे, जो अपने साथ लाए एक पिटारे में से बेहद नायाब कपड़ा निकालते हैं और टिली को बताते हैं कि उन्हें भी ड्रेसिंग करने का शौक है। वो खुद एक अच्छे ड्रेस मेकर हैं और ये बात टिली बहुत ही अच्छे से समझती थी। साथ ही सार्जेंट बड़ी नम आंखों से टिली से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उसे इस शहर से बाहर निकालें, लेकिन स्टुअर्ट के पिता और इस शहर के काउंसलर इवान ने उन्हें ये करने के लिए मजबूर कर दिया था, वरना वो उनके ड्रेस मेकर होने की खबर पूरे शहर में फैला देते। ऐसे ही टिली और सार्जेंट एक दूसरे से काफी पुरानी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शाम को टिली और मॉली टेडी के साथ मूवी देखने जाते हैं और घर आने के बाद टिली उसे बताती है कि वो बहुत ही जल्द शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। ये जगह कभी उसकी थी ही नहीं, वहाँ के लोग भी कभी उसे अपना नहीं बना सकते, इसलिए वो अपनी माँ को लेकर यहाँ से दूर जाना चाहती है। इस पर टेडी कहता है कि तुम चाहे जितना भी दूर क्यों ना चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हें वापस यहीं लेकर आ जाऊंगा। टेडी की इन जज्बाती बातों से टिली समझ जाती है कि वो उसे पसंद करने लगा है। उधर जब पार्टी में शहर की महिलाओं ने गेर्ट्रूड की ड्रेस देखी थी, तब से सभी टिली की कारीगरी की फैन हो चुकी थी और उसके घर पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी थी। अब हर कोई बस उससे ही अपनी ड्रेस बनवाना चाहता था। ऐसे धीरे धीरे टिली पूरे शहर में पॉपुलर हो जाती है और हर घर में उसी के बनाए कपड़े लोग पहनना पसंद करते थे, बस एक शख्स को छोड़कर, और वो था काउंसलर इवान, जो किसी भी कीमत पर टिली को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो शहर की प्रोफेशनल ड्रेस मेकर ऊना को बुलाता है और दोनों मिलकर एक ड्रेस मेकिंग सर्विस खोलते हैं। अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगता है। इवान शहर के लोगों को टिली के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है, पर टिली को इससे कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। काफी दिनों की कश्मकश के बाद एक दिन टेडी टिली से अपने दिल का इजहार कर ही देता है, पर टिली उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो श्रापित है और जो कोई उसके चक्कर में फंसता है वो बर्बाद हो जाता है, वो किसी के भी प्यार के लायक नहीं है। तभी तो इस शहर के लोग उससे इतनी नफरत करते हैं और जो कुछ उसके साथ बचपन में हुआ था वो चाहकर भी नहीं भूल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ गेर्ट्रूड की शादी विलियम के साथ फिक्स हो जाती है और उसकी ड्रेस बनाने की जिम्मेदारी ऊना को मिली थी, जिसने उसकी वेडिंग ड्रेस को इतना बेकार बनाया था कि गेर्ट्रूड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो भागकर टिली के पास जाती है और उससे अपनी शादी की ड्रेस बनाने की विनती करती है। टिली उम्मीद से भी ज्यादा बढ़िया ड्रेस गेर्ट्रूड के लिए तैयार कर देती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। वो इस ड्रेस में बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही थी। कमाल की बात तो ये थी कि इस वाक्य के बाद ऊना के सभी ग्राहक वापस टिली के पास पहुंच जाते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी चरम पर आ जाती है। यहाँ कुछ दिनों से ना जाने क्यों इवान की बीवी को उस पर शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि उसके पति का चक्कर ऊना से चल रहा है, इसलिए वो अपने पति को आकर्षित करने के लिए टिली के पास जाती है और खुद के लिए एक अच्छी ड्रेस बनाने को कहती है। असल में दोस्तों, काउंसलर की पत्नी कभी भी अपने बेटे का हत्यारा टिली को नहीं मानती थी। वो बहुत नेक दिल की औरत थी। वो जानती थी कि एक छोटी सी बच्ची आखिर उसके बेटे की जान क्यों ही लेगी।
उसे लगता था कि स्टुअर्ट की मौत पेड़ के गिरने की वजह से हुई थी। बस यहीं से टिली को लगने लगा था कि उसका दिल सच कह रहा था और वो स्टुअर्ट की मौत का कारण नहीं है। यहाँ तक कि अब वो खुद को निर्दोष साबित करने का फैसला करती है। ऐसे में टिली सबसे पहले भागकर सार्जेंट के पास जाती है और उससे पूछती है कि मेरे खिलाफ गवाही किन किन लोगों ने दी थी। मुझे अपने केस की फाइल चाहिए, जिस पर सार्जेंट उसे फाइल दे देता है। फाइल में उसके खिलाफ गवाही देने वालों में से सबसे पहली लेडी थी उसकी क्लास की टीचर ब्यूला हैरिडेन। टिली अपनी टीचर के पास जाती है और उससे दोबारा पूछताछ करती है, जिस पर टिली के घुमावदार सवालों से तंग आकर उसकी क्लास टीचर उसे सच बता देती है और कहती है कि मैं तो वहाँ थी ही नहीं और मैंने ये झूठा बयान दिया था। अब हम देखते हैं कि टिली सीधे गेर्ट्रूड की शादी में पहुँचती है, जहाँ पर सार्जेंट भी मौजूद था। वो सार्जेंट से कहती है कि तुमने मुझे एक झूठी गवाही पर इस शहर से क्यों भगा दिया, मुझे मेरी माँ से दूर क्यों कर दिया, आखिर मेरी गलती क्या थी, तुमने ये सब किसके कहने पर किया और एक 10 साल की बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है। सार्जेंट उसे बताता है कि मुझे ऐसा करने के लिए काउंसलर ने कहा था, जिस पर टिली पूछती है कि आखिर काउंसलर ने ऐसा क्यों किया। यहाँ सार्जेंट टिली को एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनने के बाद टिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में दोस्तों, काउंसलर ही टिली का असली पिता है। पर तभी ब्यूला वहाँ पर पहुँच जाती है और इवान की पत्नी से झूठ कहती है कि उसके बेटे का खून टिली ने ही किया था, जिससे पूरा माहौल गर्मा जाता है और काउंसलर की पत्नी टिली को बिना सोचे समझे उटपटांग बोलने लगती है। इस घटना की वजह से सभी गांव वाले वापस से टिली को हत्यारा समझ लेते हैं और सबके सब उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी वहाँ टेडी आ जाता है और टिली को बिना बात के उल्टा सीधा बोलने की वजह से खूब मारता है। इस बीच टेडी का विकलांग भाई बार्नी वहाँ मौजूद लोगों को कोई बात बताने की कोशिश कर रहा था कि टिली ने स्टुअर्ट को नहीं मारा है, वो तो उससे पहले वहाँ से चली गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टिली और टेडी दोबारा से स्कूल की उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर स्टुअर्ट की मौत हुई थी और फिर टिली को सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि जब स्टुअर्ट ने उसे इस जगह पर पकड़ा था तो दीवार से खड़े होने के लिए कहा था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसकी माँ को मार देता, जिस पर टिली दीवार से चिपककर खड़ी रही और फिर अचानक स्टुअर्ट ने बुल की तरह उसकी तरफ बढ़ते हुए हमला करने की कोशिश की। पर ऐन वक्त पर टिली अपनी जगह से हट जाती है, जिसकी वजह से स्टुअर्ट का सर जोर से दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उन दर्द भरे पलों को याद करके टिली काफी रो रही थी, पर उसे इस बात का सुकून था कि उसने किसी की जान नहीं ली थी। टेडी उसे काफी समझाता है, जिसके बाद दोबारा अपने प्यार का इजहार करता है। इस बार वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और बहुत ही अच्छा समय एक दूसरे की बाहों में गुजारते हैं। शाम को टेडी टिली से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है, पर टिली खुद को एक श्रापित लड़की समझती है और इसलिए उसे शादी करने के लिए मना कर देती है, जिस पर टेडी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो इन सब बातों को नहीं मानता था और टिली को झूठा साबित करने के लिए ग्रीस की टैंक में घुस जाता है। टिली उसे काफी रोकती है, लेकिन तब तक टेडी काफी गहराई तक जा चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी कि दोस्तों, अभी एक मौत का इल्जाम टिली के माथे से छूटा ही नहीं था कि दूसरा भी उसके ऊपर लग जाता है और शहर के हालात दोबारा से वैसे के वैसे हो जाते हैं। अब सब टिली से नफरत करने लगते हैं। कोई भी उन दोनों माँ बेटी से बोलना भी सही नहीं समझता। उधर टेडी की मौत का गम टिली को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो ना तो अब घर से बाहर जाना चाहती थी और ना ही कुछ खाना पीना चाहती थी, बस अकेले में ही रहना पसंद करती थी। तभी मॉली उसके पास आती है और अपनी बेटी से कहती है कि हाँ, काउंसलर तुम्हारा असली पिता है। वो पहले मेरे साथ ही रहा करता था, लेकिन फिर उसने एक अमीर और खूबसूरत लड़की के चक्कर में मुझे छोड़ दिया और मुझसे बदला लेने के लिए उसने तुम्हें इस शहर से भगा दिया था। ऐसे में तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, तुम निर्दोष हो और अगर तुम्हें गाँव वालों को सबक सिखाना है तो अपनी कला से सिखाओ, वही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे पास एक ऐसी कला है जो किसी को भी आबाद या बर्बाद कर सकती है। टिली को अपनी माँ की बातें ठीक से समझ में नहीं आ रही थी और उसी दिन बदकिस्मती से हार्ट अटैक की वजह से मॉली की मौत हो जाती है, जिसके कारण टिली पूरे गांव में अब अकेली पड़ चुकी थी। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं रह गया था। उसका आखिरी सहारा उसकी माँ भी अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। टिली की जिंदगी से दुख खत्म ही नहीं हो रहा था और हर पल उसे अपनी माँ की ही वो बातें याद आ रही थी जो उन्होंने मरने से पहले की थी। इन सब बातों को सोच सोचकर टिली इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अपने म्यूजिक बॉक्स को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो गलती से जाकर उसकी टीचर ब्यूला को लग जाती है।
और उसकी भी मौत हो जाती है। असल में ब्यूला टिली की जासूसी कर रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे उसके कर्मों की सजा दे दी थी। वहीं हम गांव के एक केमिस्ट को देखते हैं जिसकी मौत मोली की दी हुई पेन किलर से होती है। पर इससे पहले कि पुलिस मोली के गुनाहों की सजा टिली को देती, ये अपराध सार्जेंट अपने ऊपर लेकर अपने बुरे कर्मों की सजा खुद को दे देता है और पुलिस उसको जेल भेज देती है। सार्जेंट ने ऐसा टिली को बचाने के लिए किया था क्योंकि वो एक बार फिर से टिली को फंसता हुआ नहीं देखना चाहता था। सभी खास लोगों को अपने से दूर जाते देख टिली को काउंसलर पर काफी गुस्सा आता है और वो इवान के घर जाकर उसकी पत्नी को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसका पति कितना गंदा आदमी है, जिससे उसकी पत्नी को काफी दुख होता है। और रात में जब काउंसलर घर आता है तो उसकी पत्नी धोखेबाज काउंसलर पर चाकू से हमला कर देती है और जख्मी हालत में वहाँ से चली जाती है। उधर शहर के सभी लोग एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। सबने बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन रखी थी, लेकिन दूसरे शहर की टीम की ड्रेस उन लोगों से लाख गुना अच्छी थी, जिसकी वजह से वो ये कंपटीशन जीत जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस शहर की ड्रेसेस टिली ने बनाई थी। टिली भी अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि वो कोई श्रापित लड़की नहीं है, बल्कि उसके हाथ में एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। और आज उसने डंगटार को बर्बाद कर दिया था, इसलिए वो अपनी अलग दुनिया बनाने का फैसला करती है और शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने से पहले आग के हवाले कर देती है। अब जब शहर के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पूरे घरों में आग लग चुकी थी। वहाँ कुछ भी बचा नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सभी लोग इस बर्बादी पर सर पर हाथ रखकर रो रहे थे। वहीं हम टिली को भी देखते हैं जो अपना बदला लेकर एक नई जिंदगी की तलाश में पेरिस की तरफ रवाना हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।